कि महमूद गजनबी का देहांत हो जाने के बाद मुइन उद्दीन मोहम्मद उल साम नाम के एक व्यक्ति को अगला प्रमुख बनाया गया समनी वंश का। और यहां पर मुइन उद्दीन मोहम्मद उल साम थे, इन्हें मोहम्मद गौरी के नाम से भी जाना गया। मोहम्मद गौरी ने जब यहां की सत्ता संभाली, उस समय भारत पर 4 प्रमुख राजपूत शासकों का शासन था। इन्हें चारों को अग्नि कुल के राजपूत बोला जाता था, जिसमें सर्व प्रमुख थे चौहान। चौहानों का हिस्सा जो था, चौहानों का जो क्षेत्र था वो अजमेर और अजमेर के आसपास का क्षेत्र आता था। दूसरे पे तोमर थे, जो कि दिल्ली और ग्वालियर के क्षेत्र में तोमरों का कब्जा था। अनंतपाल तोमर ने ही दिल्ली शहर की स्थापना की थी, जब आगे जाकर दिल्ली देश की राजधानी बनी, लेकिन दिल्ली की स्थापना तोमरों के ही द्वारा की गई थी, इसे समझना होगा। नेक्स्ट, धार क्षेत्र में मालवा में परमारों का शासन स्थापित हुआ, और जो परमार वंश था यह भी अग्नि कुल के राजपूत वंश में इनका भी नाम गिना जाता है। और तीसरे बेहद ही महत्वपूर्ण और इस पूरी फिल्म में मुख्य भूमिका निभाने वाले गढ़वालों का शासन था, और गढ़वालों का शासन बुंदेलखंड में था, किंतु जो गढ़वालों की राजधानी थी वो काशी यानी वाराणसी थी। तो इससे जुड़े क्वेश्चन ध्यान दीजिए, इनकी राजधानी पर भी आ सकते हैं। परमारों की राजधानी धार थी, जो कि मध्य प्रदेश का एक जिला है धार। वहीं चौहानों की राजधानी अजमेर थी, और तोमरों की राजधानी दिल्ली थी। गढ़वालों की राजधानी काशी यानी बनारस थी। इन चारों ने आपस में एक ज्वाइंट आर्मी बना ली थी, ताकि अब अगर कोई गौरी या गजनबी भारत के किसी धार्मिक प्रतिष्ठान पर हमला करे तो उसका उचित प्रत्युत्तर इस तरफ से दिया जाए। इसलिए इन चारों की ज्वाइंट आर्मी, जो कि उस समय वशिष्ठ मुनि के नेतृत्व में तैयार की गई थी। ध्यान देंगे, इस समय एक नाम मिलता है, कोई वो सब पुरातन समय के आप मुनियों को नहीं समझेंगे, इस समय ऐसा नाम मिलता है। फ्रेंड्स, यहां पर पेशावर और मुल्तान 2 प्रमुख क्षेत्र थे। पेशावर और मुल्तान, आपको मैंने यह भी बताया था पिछली क्लास में कि नागा साधु की स्थापना भी इस समय शंकराचार्य के द्वारा की गई थी। पेशावर और मुल्तान, इन दोनों क्षेत्रों में ये एक ट्रांजिशन जोन थे। पेशावर और मुल्तान किसके? समनी वंश के और भारतीय क्षेत्र के। तो मुल्तान और पेशावर क्षेत्र में कब्जे को लेकर के उस समय चौहान शासक पृथ्वीराज सिंह चौहान, जो उस समय चौहान वंश के शासक थे। इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए है कि इन्हें पृथ्वीराज तृतीय भी बोला जाता था, इन्हें पृथ्वीराज थर्ड या पृथ्वीराज तृतीय भी बोला जाता है। उस समय ये अजमेर के शासक हुआ करते थे। इनका सामना हुआ मोहम्मद गौरी से, और गौरी उस समय शासक थे उत्तर पश्चिम क्षेत्र के। जब इन दोनों के बीच पेशावर और मुल्तान को लेकर के एक भीषण युद्ध हुआ, इस युद्ध को तराइन के प्रथम युद्ध के नाम से जानते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध, इस युद्ध के नाम से इसको जानते हैं। इस युद्ध को 1191 में लड़ा गया था, और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी पराजित हुए। मोहम्मद गौरी की जो पराजय है यह पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि पहली बार, अभी देखिए, महमूद गजनबी, मोहम्मद गौरी, इन सब के कई आक्रमण हुए। उससे पहले भी कनिष्क का आक्रमण हुआ, उससे पहले भी सिकंदर का आक्रमण हुआ। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत से भारत पर जितने भी आक्रमण होते थे सब के सब सफल आक्रमण थे। पहली बार कोई ऐसा भारतीय शासक था पृथ्वीराज सिंह चौहान जिसने उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत से होने वाले आक्रमण को असफल कर दिया। इसलिए पृथ्वीराज सिंह चौहान संपूर्ण मध्य एशिया में प्रसिद्ध हो गए। संपूर्ण मध्य एशिया में, इवन ईरान में, इराक में, सऊदी क्षेत्र में भी जाना जाने लगा कि कोई पृथ्वीराज सिंह चौहान नाम का शासक है, अजमेर साम्राज्य का शासक है, जिसने गौरी को हरा दिया। फ्रेंड्स, यहां से जुड़ी कुछ 2-3 जनश्रुतियां हैं जिसको यहां समझना आवश्यक है। एक तो यह जनश्रुति है कि गौरी पृथ्वीराज सिंह चौहान से हारने के बाद वह ईरान नहीं गया, क्योंकि ईरान में हार के लौटे हुए व्यक्ति का सर कलम कर दिया जाता था, भले ही वो राजा क्यों ना हो। इसलिए मोहम्मद गौरी ने ईरान ना लौटने का निर्णय लिया, और बीच में ही वह एक निर्वासित जीवन व्यतीत करने लगा कि क्या कब समय मिले और वह कब पृथ्वीराज सिंह चौहान को मार करके उनके शीश को अपने ईरान लेकर जाए, क्योंकि वो समझते थे
कि ईरान में केवल और केवल इनका विरोध हो रहा है और लोग ये बोल रहे हैं कि इसने महमूद गजनबी के नाम को मिट्टी में मिला दिया और एक भारतीय शासक से हार कर आ गया मोहम्मद गौरी। इसलिए गौरी बीच में ही घूमते रहे और अपनी आधी बची कुची सेना के साथ वह ईरान न जाने की जगह इस मध्य के क्षेत्र में ही घूमते रहे और कुछ समय के पश्चात उन्होंने फिर भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाई। लेकिन यह योजना अभी वह बना ही रहे थे, अभी उन्होंने कुछ वर्ष का समय सोचा था कि पृथ्वीराज सिंह चौहान को हराने में कुछ समय और लगेगा। इसी बीच किसी एक दूत ने मोहम्मद गौरी को एक सूचना भेजी। यह सूचना बेहद ही संवेदनशील सूचना थी और यह सूचना सुन करके मोहम्मद गौरी बहुत ही प्रफुल्लित हुआ, बहुत ही खुश हुआ और मोहम्मद गौरी ने जो 2 वर्ष का इंतजार था पृथ्वीराज सिंह चौहान के चौहान साम्राज्य पर, अजमेर साम्राज्य पर आक्रमण का, उस आक्रमण के निर्णय को बीच में ही छोड़कर उसने तत्काल प्रभाव से अजमेर पर आक्रमण करने की योजना बनाई। अब यह सूचना क्या थी उसको हम पहले सूचना को देखें। सूचना यह थी जो दूत ने भेजी मोहम्मद गौरी को कि यह ज्वाइंट अलायंस था चारों का, कोई अकेले अजमेर की आर्मी नहीं लड़ी, चारों राजपूत शासकों की आर्मी लड़ी। अब पृथ्वीराज सिंह चौहान ने जब मोहम्मद गौरी को हरा दिया तो इसी के हराने के बाद, विजय के बाद, पृथ्वीराज सिंह चौहान ने गढ़वाल शासक जयचंद बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं यहां पर। गढ़वाल शासक जयचंद की पुत्री संयोगिता से प्रेम विवाह पृथ्वीराज सिंह चौहान का हो गया, जिसे राजपूत गरिमा के विरुद्ध माना गया। यह माना गया कि इस प्रकार से विवाह करना और ऐसे लड़की को भगाकर कहीं और ले जाना, यह राजपूत गरिमा के विरुद्ध था। हालांकि एक सहमति से होने वाला विवाह था, संयोगिता भी इससे सहमत थी, किंतु इसे राजपूत गरिमा के विरुद्ध माना गया और गढ़वाल शासक जयचंद ने तत्काल प्रभाव से ज्वाइंट आर्मी से बाहर होने का निर्णय लिया और जयचंद इस ज्वाइंट आर्मी से बाहर हो गए। न केवल जयचंद इस ज्वाइंट आर्मी से बाहर हुए, जयचंद ने ये तोमरों को और परमारों से भी निवेदन किया कि वह भी राजपूत गरिमा का सम्मान करें और चौहानों का सोशल बायकॉट करें, चौहानों का सामाजिक बहिष्कार करें। ना तो चौहानों के धार्मिक कार्यक्रमों में कोई जाएगा, ना इनके यहां कोई विवाह जैसे प्रयोजनों में कोई जाएगा और ना ही इन्हें आमंत्रण देगा अपने यहां किसी प्रयोजनों में। इस तरह से चौहानों का सोशल बायकॉट हुआ, संयोगिता और पृथ्वीराज सिंह चौहान का विवाह हुआ। इस विवाह में माना जाता है कि काशी के एक पुजारी को बुलाया गया था शादी कराने के लिए, लेकिन काशी चूंकि गढ़वालों की राजधानी थी तो कोई भी बनारस का पंडित, केवल गढ़वालों के डर के कारण किसी ने भी इस विवाह को न करने का निर्णय लिया। उन्हें पंडित तक नहीं मिल पाए कि वह विवाह कार्यक्रम को संपन्न करा सके पृथ्वीराज सिंह चौहान। ऐसे में अजमेर के ही एक स्थानीय पुजारी से यह विवाह संपन्न कराया गया, जबकि उनकी एक इच्छा थी काशी के कोई ब्राह्मण आके इस विवाह को संपन्न कराएं। लेकिन जब यह ज्वाइंट अलायंस टूटा, तीनों ने चौहानों का बायकॉट कर दिया। यह खबर मोहम्मद गौरी को मिल गई और मोहम्मद गौरी को भारत पर आक्रमण करने का न्योता जयचंद के द्वारा दिया गया। यह बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान दीजिएगा। यह दूत और कोई नहीं, जयचंद के द्वारा भेजा गया दूत था। जयचंद ने आमंत्रित किया मोहम्मद गौरी को कि वो भारत आकर के भारत पर हमला करे। आप लोगों ने कई बार यह राजनीतिक में भी डिबेट सुनी होगी कि हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है या हमारे देश में जयचंद का नाम आप कई बार सुनते होंगे। जयचंद इसी इंसिडेंट के कारण, जयचंद का नाम कि किस प्रकार से विश्वासघात हुआ या किस प्रकार से उन्होंने सिर्फ एक विवाह के कारण एक विदेशी व्यक्ति को भारत आने का न्योता दिया, उसका सहयोग करने का भी उन्होंने बोला और उसको पूरी अपनी कमियां और पूरी चौहानों की कमियां उसके आगे रख दी। जबकि कोई विवाद है तो वो आपस का एक विवाद हो सकता, संवाद के माध्यम से सॉल्व हो सकता था, किंतु बाहर के किसी व्यक्ति को बुलाना, वह जो एक समय तक इन्हीं लोगों का प्रतिद्वंदी हुआ करता था, जयचंद और बाकी लोगों का, इसे इतिहासकारों ने जयचंद की एक बहुत बड़ी भूल और भारत को आने वाले 800 वर्षों तक इस्लामिक हुकूमत के कब्जे के संदर्भ में देखा। क्योंकि जयचंद के इसी कृत्य के माध्यम से इसके बाद लगातार सफलतम आक्रमण हुए इस्लाम के भारत पर। तो यहां देखें, जब जैसे ही यह सूचना मोहम्मद गौरी को मिली कि यहां पर पृथ्वीराज सिंह चौहान अभी कमजोर हैं, तो मोहम्मद गौरी, जो कि अभी 2-3 साल बाद भारत आने की योजना बना रहा था, वर्ष 1192 कुछ ही महीनों के बाद, यानी अगले ही वर्ष कुछ ही महीनों के बाद
उसने तत्काल अजमेर पर आक्रमण कर दिया, इनके क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया। इसको तराइन के दूसरे युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस घटना को तराइन के दूसरे युद्ध में, तराइन के द्वितीय युद्ध में जो 1192 में हुआ, पृथ्वीराज सिंह चौहान बुरी तरह से पराजित हुए। इस युद्ध में पराजय के बाद पृथ्वीराज सिंह चौहान को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करके उन्हें बंदी बना करके कंधार ले जाया गया। फ्रेंड्स, यहां पर भी कुछ जनश्रुतियां हैं और कुछ प्रसिद्ध बातें हैं जो, और कुछ इतिहासकारों ने साक्ष्यों के आधार पर लिखी। तो मैं जनश्रुतियों को भी उठाऊंगा आपके सामने, और कुछ ऐसी प्रसिद्ध और ऐसी बातें जो साक्ष्यों के आधार पर, एविडेंस के बेसिस पर है, हम लोग उससे जुड़ी भी बातें करेंगे। और कुछ मिथ्या बातें जो कई बार कवियों ने लिख दी है अपने राजा की प्रशंसा में, हम उसको भी देखेंगे कि भले किस स्तर तक अतिशयोक्ति का यूज किया, लेकिन क्या किया है, ताकि एटलीस्ट लिटरेचर ज्यादा होने से हमें शासक के बारे में जानकारी उतनी अच्छी मिलती है। अगर साहित्यिक स्रोत ही हमारे पास ना हो तो हमें हमारी जानकारी शासन को लेकर के, उसके साम्राज्य को लेकर के, उसके युद्ध विजयों को लेकर के अधूरी ही जानकारी हमारे पास होती है। अभी ये जब युद्ध हुआ, इस समय पृथ्वीराज सिंह चौहान के दरबारी कवि थे चंद्र बरदाई ने अपनी पुस्तक, जिसका नाम था पृथ्वीराज रासो, ध्यान दीजिएगा, यह रासो उस साहित्य को कहते हैं जिसमें वीर रस युक्त कविताओं का संग्रहण होता है। आप खुमान रासो पढ़ेंगे दलपति विजय की, आप बिसलदेव रासो पढ़ेंगे, आप नरपति नाल की रचनाएं पढ़ेंगे, आप पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई की पढ़ेंगे। रासो साहित्य मिलेगा सब में। रासो मतलब वीर रस से लिखी गई कविताएं। पृथ्वीराज रासो हिंदी भाषा में लिखी भारत की प्रथम पुस्तक है, इसलिए भी इसको नहीं भूलेंगे। अगर आप कवि राजमार्गम का नाम कन्नड़ लैंग्वेज की प्रथम पुस्तक के रूप में जानते हैं, अगर आप मेरात उल आशिकी, जिसकी रचना बंदा नवाज गेसुदराज के द्वारा की गई थी, उर्दू में लिखी गई पहली पुस्तक है, अगर आप इनका नाम ध्यान रखते हैं तो यह भी जरूरी है कि आप यह भी नाम ध्यान रखें कि हिंदी भाषा की प्रथम प्रमाणित पुस्तक पृथ्वीराज रासो है, जिसके लेखक चंद्र बरदाई हैं, जो कि पृथ्वीराज सिंह चौहान के दरबारी कवि थे। चंद्र बरदाई ने अपनी पुस्तक में क्या लिखा इस युद्ध के बारे में? उन्होंने ये तो लिखा कि युद्ध में उनके राजा ने बड़ी ही वीरता के साथ, युद्ध में राजा ने बड़े ही उत्साह के साथ साहसिक तरीके से, पृथ्वीराज सिंह चौहान ने युद्ध लड़ा गौरी के विरुद्ध, किंतु गौरी इस युद्ध में विजयी रहा। युद्ध के बाद इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करके इन्हें ले जाया गया कंधार। देखिए फ्रेंड्स, जब इन्हें गिरफ्तार किया गया, इस समय एक घटना हुई थी। इसी समय चिश्ती सिलसिला भारत आया था और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जो कि एक प्रमुख सूफी संत थे, जिन्हें ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है, कहते हैं कि चिश्ती जो कि एक सूफी सिलसिला था, इसके प्रवर्तक मोइनुद्दीन चिश्ती थे, यह भी उस समय अजमेर में आए थे। अजमेर में इनकी दरगाह है। तो पृथ्वीराज सिंह चौहान ने इनको अजमेर से बाहर करने का बोल दिया था कि इनको बाहर करो, यहां किसी चिश्ती की जरूरत नहीं है, यहां पर कोई इस्लाम के प्रचार करने वाले की जरूरत नहीं है। तो एक यह भी मान्यता है कि इन्हीं के श्राप के कारण, कि इन्होंने एक श्राप दे दिया था पृथ्वीराज सिंह चौहान को कि तेरी मृत्यु भी किसी एक मुस्लिम से ही होगी जो तू इतना चिढ़ रहा है। ये एक जनश्रुति है जो मोइनुद्दीन चिश्ती और पृथ्वीराज सिंह चौहान के बीच की है। ध्यान दीजिएगा, इनकी दरगाह अजमेर में ही है और अजमेर ही राजधानी थी पृथ्वीराज सिंह चौहान की। दोनों का समय भी समकालीन है, एक ही समय के थे। एक तो यह जनश्रुति है। दूसरी फ्रेंड्स, यह जनश्रुति है कि जब इन्हें गिरफ्तार करके कांधार ले जाया गया, आप शायद बहुत कम लोग जानते होंगे कि पृथ्वीराज सिंह चौहान का जो समाधि, जहां पर उनको दफनाया गया, जलाया नहीं गया, अंतिम संस्कार नहीं किया गया, जहां उन्हें दफनाया गया कंधार में ही है, वहां पर एक कब्र बना दी गई थी, उस पर लिख दी थी काफिर की कब्र। और अफगानिस्तान की जनजातियां हर साल वहां पर एक त्योहार होता था जिसमें पत्थर मारा करते थे पृथ्वीराज सिंह चौहान की कब्र पर, कि हर साल ये त्योहार होता। जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने इस प्रथा का विरोध किया और बोला कि अफगानिस्तान में ये जो चीजें हैं नहीं चलनी चाहिए, और पृथ्वीराज सिंह चौहान की जो कब्र है, किसी का भी जो अंतिम संस्कार जो है उसके रिवाज के हिसाब से ही किया जाना चाहिए।
हमने भी जब कारगिल का युद्ध लड़ा था तो कई पाकिस्तानियों को मारा था जब, तो भारत ने, क्योंकि पाकिस्तान ने तो बॉडी लेने से भी मना कर दिया, उसने तो माना ही नहीं, हमारे लोग थे, तो भारत ने उनके रीति रिवाज के अनुसार अंतिम संस्कार किया वहां के जितने भी सैनिक थे, क्योंकि पाकिस्तान ने तो शव लेने से भी मना कर दिया था। तो ये एक नैतिकता होती है। युद्ध के अपने एक नियम होते हैं, युद्ध के नियम में कहते हैं कि सिविलियंस पर हमला नहीं करना चाहिए, युद्ध में कभी भी घायल सैनिक पर हमला नहीं करना चाहिए, युद्ध के अपने नियम होते हैं। हर देशों को युद्ध के नियमों का पालन करना चाहिए। और खैर युद्ध के नियमों का पालन भारत में राजपूत हो गए, आगे जाके मराठे हो गए, इनके युद्ध नियमों का पालन बड़े अच्छी तरीके से उन्होंने युद्ध के नियमों का पालन किया था। लेकिन यहां पर गौरी पृथ्वीराज सिंह चौहान को सबसे बुरी सजा देना चाहता था। न केवल इनके साथ, आगे जाकर संयोगिता के साथ भी जो हुआ वह भी कई बार, आप उसको भी कई बुक्स में आप देख सकते, कई इतिहासकारों ने तो उसके बारे में लिखा भी नहीं है, क्योंकि बड़ी ही बुरा समय संयोगिता ने देखा। तो उस समय पृथ्वीराज सिंह चौहान को जब ले जाया गया, कहते हैं उनकी आंखें फुड़वा दी गई। आंखें फुड़वाने के बाद फिर एक जनश्रुति आती है कि उन्होंने शब्द बेदी बाण से गौरी को मार दिया था। ये एक बिल्कुल गलत जनश्रुति है। इसका कोई भी केवल साहित्यिक प्रमाण मिलेगा चंद्र बरदाई की पुस्तक में, वास्तविकता बिल्कुल नहीं है। कारण क्योंकि इस पुस्तक के अनुसार गौरी को पृथ्वीराज सिंह चौहान ने मार दिया था शब्द बेदी बाण से, जबकि अगर वो मार दिया होता तो वर्ष 1194 में अगला ही युद्ध चंदावर का हुआ, जो गौरी के नेतृत्व में ही हुआ था, मोहम्मद गौरी के नेतृत्व में। और यह युद्ध जयचंद के विरुद्ध हुआ था, जब जयचंद की पुत्री संयोगिता, जो कि थी उनकी पुत्री ही, बाद में जब उनके साथ जाती होने लगी उसकी पुत्री के साथ, तो जयचंद को भी फिर बीच में आना पड़ा। खैर यह युद्ध हुआ, इसमें जयचंद मारे गए, आगे जाके संयोगिता ने आत्महत्या कर ली, और इस तरीके से चौहान वंश जो था वो उस समय तक खत्म हो गया और अजमेर और इसके आसपास के पूरे क्षेत्र पर गौरी का कब्जा स्थापित हुआ। फ्रेंड्स, गौरी का भले कब्जा स्थापित हुआ, किंतु इस पूरी घटना को पृथ्वीराज सिंह चौहान ने, क्योंकि क्लास की अपनी सीमाएं होती हैं, क्लास केवल सांकेतिक रूप से ही आपको बतला सकती है, बाकी विशेष आनंद जो है वो केवल साहित्यों को पढ़कर ही होगा। तो कभी समय मिले तो इस चीज को जरूर पढ़िएगा। भारत के इतिहास का एक ये स्वर्णिम अध्याय था, लेकिन इसका अंत बड़ी ही दुर्गति से हुआ। उसको आप जरूर देखिएगा इतिहास के साथ साथ, क्योंकि हर तथ्यों को परीक्षा की दृष्टि से ही पढ़कर देखना कहीं ना कहीं इतिहास के साथ बेईमानी होती है। इसलिए परीक्षा अपनी जगह है, और हमारी समझ किसी चीज को पढ़ने की, उसकी वो तो अनंत है, उसकी कोई सीमा नहीं है। आगे बढ़ें तो इस तरीके से वर्ष 1194 में जैसी पृथ्वीराज सिंह चौहान की हत्या कर दी गई, उसके बाद वर्ष 1194 में मोहम्मद गौरी का द बैटल ऑफ चंदावर का युद्ध हुआ। और चंदावर के युद्ध में पृथ्वीराज सिंह मोहम्मद गौरी ने जयचंद को पराजित किया। जैसे ही जयचंद को पराजित किया, यहां दो चीज जानने लायक है। जब जयचंद पराजित हुए तो देखिए, गढ़वाल हार गए और अजमेर से चौहान हार गए। अब बचा कौन था ज्वाइंट आर्मी में? तोमर और परमार। कहते हैं तोमरों और परमारों ने बिना युद्ध लड़े ही आत्मसमर्पण कर दिया, और इस तरह एक बड़ा क्षेत्र पर गौरी का कब्जा स्थापित हुआ। लगभग संपूर्ण उत्तर भारत और मध्य भारत के क्षेत्र में मोहम्मद गौरी का कब्जा स्थापित हुआ वर्ष 1195 वर्ष 1196 के आसपास तक। यहां गौरी को यह सूचना मिली, क्योंकि गौरी विजयी हुआ था। अब ईरान के अंदर खबर फैल गई थी, इसने अपना बदला भी लिया, प्लस एक बड़ा क्षेत्र पर कब्जा भी किया। गजनवी ने कभी किसी क्षेत्र पर विजय की नहीं, तो उनको एक दो एम्बिशियस थी। नंबर एक, उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट का फुलफिल होते, एक तो ये था। दूसरा क्या उनका एक था कि इस्लामीकरण हो भारत का इस्लामीकरण करने का भी इनका दूसरा इंटेंशन था कि भारत का इस्लामीकरण किया जाए। तो इस्लामीकरण में देखिए, अभी तक जो इस्लाम का स्ट्राइक रेट था वो 100% था। इस्लाम कहीं अनसक्सेस नहीं हुआ। ईरान में गया, ईरान का इस्लामीकरण हुआ। तुर्की में गया, तुर्की में यहूदियों को भगाकर तुर्की का इस्लामीकरण हुआ। सऊदी अरेबिया में अरबियन ट्राइबल का इस्लामीकरण हुआ। इस्लाम का स्ट्राइक रेट 100% था, कहीं पर असफल नहीं हुआ। तो भारत को लेकर के भी वो बहुत कॉन्फिडेंट थे कि भारत का भी इस्लामीकरण किया जा सकेगा, आसानी से कर देंगे हम लोग। तो इसलिए यहां पर अब इन्हें अरब के लोगों को, ईरान के लोगों को, क्योंकि उस समय के लोग इस्लामिक वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट देखते थे। इस्लामिक वर्ल्ड का मतलब भले तुम कोई से देश हो, हम कोई से देश से, हमारा तुम्हारा कोई मतलब नहीं, लेकिन इंटेंशन सेम एक है, वो है इस्लाम को फैलाना। इसलिए ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है आपका सपोर्ट करना, इस्लाम को फैलाने में आपकी जिम्मेदारी बन जाती है हमारा सपोर्ट करना। भले आपस में हमारी कितनी भी लड़ाई हो, किंतु एक इंटेंशन में हम सब एक है, वो है इस्लामिक वर्ल्ड के कॉन्सेप्ट में। यहां पर इस्लामिक वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट ईरान में, सऊदी अरेबिया में बहुत फेमस था। तो उस समय जब गौरी ने इस क्षेत्र पर विजय प्राप्त करी तो गौरी से बहुत उम्मीदें थी।
तो गौरी के साथ दो लोग और आए थे, एक बख्तियार खिलजी जिसके बारे में मैंने पहले भी चर्चा की थी, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय जलाया, और दूसरा गौरी का एक दास जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। ये गौरी का दास था और गौरी के साथ, मोहम्मद गौरी के साथ ही भारत आया था। यहां देखें कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, यह शिष्य था एक सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी इसका यह शिष्य था और यह एक सूफी संत है, ऐसी मान्यता। यह दास था, दासों को विवाह नहीं करने दिया जाता था, उनको विवाह करने की परमिशन नहीं होती थी। दास जिंदगी भर बेड़ियों में जकड़े रहते थे और दासों की जब कमी होती थी तो दास को विवाह करने दिया जाता था। दास जब विवाह करते थे उनसे जो संतान उत्पन्न होती थी वो भी दास हो जाती थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने विवाह किया था, दासों की कमी जब होती थी तो दासों को विवाह करने दिया जाता था, और जो बच्चे होते थे वो भी जीवन बचपन से ही दास होते थे। दास प्रथा भारत के में भी लंबे समय तक चलती रही। खुद अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़े, दास, अनाज, कपड़े, चार चीजों के लिए सेपरेट मार्केट स्टैब्लिश किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। तो उसमें घोड़े, दास, अनाज, कपड़े में दास भी शामिल थे। दासों के लिए भी पृथक बाजार की स्थापना की थी। मैं जब मध्यकालीन भारत में आऊंगा तो उसको बताऊंगा। अभी मध्यकालीन भारत का हम लोग एकदम स्टार्टिंग वाला ही फेज देख रहे हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का ही शिष्य था। कहते हैं कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने इसको पहले ही देख के बता दिया था कि तेरे मुकद्दर में खुरासान का शासक बनना लिखा है, तेरे मुकद्दर में भारत का शासक बनना। तो ये हंसी में लेता था उस चीज को, क्योंकि वो खुद दास था। और एक दास कभी कहीं का शासक बन सकता है क्या? ये तो बहुत ही किसी का बड़ा मुकद्दर हो, बड़ी किस्मत हो, बड़े योग बन रहा है, किसी का बड़ा भाग्य हो तो संभव है। लेकिन ये तो दास था, बोले कि भाई राजा नहीं होगा तो राजा के बेटे बनेंगे, सब नवाब या सम्राट के उनके वंशज बनेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक तो दास है, तो संभव ही नहीं है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक इतना इंपॉर्टेंस नहीं देता था इस सब बातों को, लेकिन बिल्कुल वैसा ही होने लगा जैसा सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने बताया था। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को ही ये उस समय काफी माना करता था। जब कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली गौरी लेकर आया, मतलब भारत के क्षेत्र में लेकर आया, तो फ्रेंड्स यहां पर क्षेत्र तो जीत चुका था वो। कहते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक इसका बड़ा विश्वास पात्र गुलाम था तो गुलाम ही, लेकिन विश्वास पात्र गुलाम था। गौरी को पता चला कि ईरान में विद्रोह छिड़ गया है, तो गौरी ईरान में विद्रोह को दबाने के लिए जाने लगा। जब गौरी ईरान में विद्रोह को दबाने के लिए जाने लगा तो मार्ग में, क्योंकि यह भूल चुका था कि जब यह वापस आ रहा था हमले के लिए, तो यहां खोखर ट्राइबल रहती थी, खोखर जनजाति, और इन खोखरों ने पृथ्वीराज सिंह चौहान का साथ दिया था तराइन के युद्ध में। यह बात बहुत अच्छे से गौरी जानता था। तो गौरी ने पहले इनके ऊपर अत्याचार किए, खोखर जनजाति के ऊपर। बाद में खोखर जनजाति के ही एक व्यक्ति ने, जब ये लौट के आ रहा था, तो मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी खोखर जनजाति के लोगों ने। जब खोखर जनजाति के लोगों ने मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी तो कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत की उसने निगरानी छोड़ के जाने के लिए बोला था। लेकिन देखिए, कहते हैं कि निर्धनता केवल ये नहीं होती कि किसी के जेब में पैसे नहीं है तो वो निर्धन है। निर्धनता एक मानसिकता भी होती है। व्यक्ति अगर निर्धन है तो उसके अंदर निर्धनता रूपी एक मानसिकता भी हावी हो जाती है, जो अपने आप ही वो बड़े लोगों के सामने खड़ा हो जाता है तो अपने आप ही वो डिमोरलाइज्ड फील करने लग जाता है। ये सभी के साथ होता है, हर मनुष्य के साथ होता है। तो ये चूंकि गुलाम था, जीवन भर इसने गुलामी की। अभी देखिए, बिल्कुल राजा बनने का अवसर है, शासक बनने का अवसर है, लेकिन गुलामी इसके मस्तिष्क पे इस कदर हावी थी कि ये फिर भी इंतजार करता रहा कि कोई ईरान से आए और आकर सत्ता संभाले, क्योंकि वो तो एक गुलाम है, सत्ता शासक बन नहीं सकता। लेकिन लोगों ने इसको बोला कि अब कोई नहीं आएगा, आप ही शासक बन जाइए और स्वतंत्र भारतीय क्षेत्र में तुर्क की या दिल्ली सल्तनत की स्थापना करें। और इस तरह कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना वर्ष 1206 में करी। वर्ष 1206 में जब गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने करी, जब गुलाम वंश की स्थापना ऐबक ने की 1206 में, तो उस समय सबसे पहले तो वो किसके प्रति थैंकफुल रहा? उस व्यक्ति के लिए थैंकफुल रहा जिसने पहले ही ये घोषणा की थी कि तेरे मुकद्दर में खुरासान का शासन लिखा हुआ है। इसलिए इसने सबसे पहले अपने गुरु
जो कौन थे? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इन्हें काकी के नाम से भी जाना जाता है। सूफी संत थे। इनकी याद में दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। कई लोग ऐसा लिखा है कई जगहों पर कि कुतुब मीनार का नाम कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर रखा गया है, जो बिल्कुल गलत है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का फाउंडेशन कराया अपने गुरु कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर। तो कुतुब मीनार का नाम कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया है। बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखिएगा। लेकिन यह केवल फाउंडेशन ही करवा पाया। कुतुब मीनार का केवल जो आधार है, यानी फर्स्ट फाउंडेशन जो है उसका केवल यही इसके द्वारा रखवाया गया था। बाद में इसका देहांत हो गया था। तो कुतुब मीनार का निर्माण एक तो इसने करा। नंबर 2 फ्रेंड्स, इसने लाहौर को भारत की राजधानी बनाया। लाहौर बिकम्स द कैपिटल ऑफ इंडिया। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय पर लाहौर को भारत की राजधानी बनाया गया। लाहौर से यह शासन चलाया करता था। लाहौर क्यों राजधानी बनाया? ताकि वह मध्य एशिया के भी निकट रह सके। दिल्ली थोड़ा सा दूर पड़ता था, इसलिए। फ्रेंड्स, इसने तीसरा और एक और बेहद महत्वपूर्ण काम किया। शासक बनते ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा नाम की एक मस्जिद का निर्माण कार्य शुरू कराया। 2.5 दिन का झोपड़ा, यह भी राजस्थान अजमेर में स्थित है। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद जो है, इसका निर्माण कार्य भी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा प्रारंभ किया गया था। वर्ष 1210 में इंपॉर्टेंट ईयर है। इस समय कहते हैं कि चौगान खेल इसको खेलना बहुत पसंद था। 4 साल हालांकि इसने शासक के रूप में जिंदगी बिताई, उससे पहले तक ये गुलाम ही था। इसको चौगान खेलना बहुत पसंद था, जिसको हम लोग हॉर्स पोलो कहते हैं, घोड़े पर बैठ करके और वो गेंद को मारने वाला। तो ये खेल इसको बेहद पसंद था। तो कहते हैं 1210 में चौगान खेलते समय घोड़े पर से पैर फिसलने के कारण या घोड़े पर से गिर पड़ने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक का देहांत हो गया। कुतुबुद्दीन ऐबक के देहांत के बाद, चूंकि मैंने इस चीज को बतलाया ही था कि इस विवाह ये लोग तभी करवाते थे दास को जब इनको चाहिए होता था कि भाई और दासों की कमी है। तो इसकी कुतुबुद्दीन ऐबक की एक पुत्री थी। विवाह के पश्चात एक उसकी पुत्री थी। उसने एक व्यक्ति से विवाह किया था जो था ईलम खान। सॉरी, नॉट ईलम खान। ईलम खान तो कबीलाई सरदार था। इसका बेटा इल्तुतमिश से विवाह किया, यानी कि इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था और ईलम खान जो कि कबीलाई सरदार था, उसका बेटा था इल्तुतमिश। वर्ष 1210 में इल्तुतमिश जैसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ हुई, उसके बेटे अयोग्य थे शासक के लिए, तो उसके दामाद इल्तुतमिश ने सत्ता संभाली भारत की और वह शासक बन गया वर्ष 1210 में। इल्तुतमिश हमारे पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सनालिटी है। पेपर में इल्तुतमिश से जुड़े कई प्रश्न क्वेश्चन पेपर में आते रहते हैं, चाहे वो किसी भी राज्य की पीएससी हो, चाहे वनडे एग्जाम में रेलवे हो, एसएससी हो, कोई भी एग्जाम हो जिसमें जीके आता है, उसमें इल्तुतमिश से जुड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इल्तुतमिश जब शासक बना तो सबसे पहला काम उसने किया, ही ट्रांसफर्ड इंडियन कैपिटल फ्रॉम लाहौर टू दिल्ली। इसने लाहौर के स्थान पर दिल्ली को या दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया। दिल्ली पहली बार भारत की राजधानी बनी। इससे पहले दिल्ली कभी भारत की राजधानी नहीं बनी थी। हां, प्राचीन समय में इंद्रप्रस्थ नाम की एक महाजनपद का जिक्र मिलता है, लेकिन दिल्ली राजधानी के रूप में इल्तुतमिश के समय ही इसको बनाया गया। एक लंबे समय तक दिल्ली राजधानी रही भारत की, सिकंदर लोदी के समय तक। सिकंदर लोदी ने दिल्ली के स्थान पर आगरा को भारत की राजधानी बनाया और शाहजहां के कार्यकाल तक आगरा भारत की राजधानी रही। शाहजहां ने आगरा के स्थान पर फिर दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया और दिल्ली में लाल किले का निर्माण शाहजहां के द्वारा ही किया गया। उसके बाद दिल्ली ही भारत की राजधानी रही, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत की राजधानी दिल्ली के स्थान पर कलकत्ता कर दी और कलकत्ता देश की राजधानी रही। वर्ष 1911 तक
वर्ष 1911 के दिल्ली दरबार में यह निर्णय लिया गया कि दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया जाना चाहिए और वर्ष 1912 से लगातार दिल्ली भारत की राजधानी है। तो दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने का निर्णय सबसे पहले किस शासक ने लिया? पेपर में पूछा जा सकता है। इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश। नंबर 2, इल्तुतमिश ने एक और कार्य किया जिस समय महत्वपूर्ण, उसका नाम है तुर्कान ए चहलगामी। तुर्कान ए चहलगामी नाम के एक संगठन की स्थापना। इसको चहलगामी क्यों बोले? क्योंकि इसमें 40 मेंबर्स, 40 सदस्य थे। इसमें 40 सदस्य थे। तुर्कान ए चहलगामी में कुल सदस्यों की संख्या 40 थी। तुर्कान ए चहलगामी नाम का जो संगठन था, ये क्यों इल्तुतमिश ने बनवाया? देखिए फ्रेंड्स, इल्तुतमिश जानता था कि वो कोई वास्तविक उत्तराधिकारी नहीं है कुतुबुद्दीन ऐबक का, वो उसका दामाद है। हो सकता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के अन्य जो रिलेटिव्स हैं वो सब षड्यंत्र करें इल्तुतमिश को पद से हटाने के लिए। इल्तुतमिश के दुश्मन भी बहुत थे, इसलिए इल्तुतमिश ने भारत ही नहीं दुनिया की पहली गुप्तचर एजेंसी की स्थापना करी और इस गुप्तचर एजेंसी का नाम था तुर्कान ए चहलगामी। दिस इंस्टीट्यूट वॉज द वर्ल्ड फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन इंस्टीट्यूट, अन्वेषण संस्थान। यह विश्व का पहला गुप्तचर खुफिया संस्थान थी। तुर्कान ए चहलगामी 40 सदस्य थे। 40 के 40 सदस्य सिविल ड्रेस में रहते थे, घर के कपड़ों में रहते थे, मार्केट में घूमते थे। जो भी इल्तुतमिश के खिलाफ षड्यंत्र करता था, इनके कानों में खबर मिलती थी, ये जा करके इल्तुतमिश को बताते थे। इल्तुतमिश उसको मौत की सजा देता था, डेथ पेनल्टी देता था। यह इनका काम था। अभी इसमें जानने लायक बात यह है कि इल्तुतमिश के पास जाकर ये लोग कई बार अपनी खुद की व्यक्तिगत दुश्मनी जिन लोगों से है उनसे भी दुश्मनी निकालने के लिए इल्तुतमिश को जाकर के झूठ झूठ बता दिया करते थे कि इस व्यक्ति ने आपके खिलाफ षड्यंत्र किया है मारने के लिए। तो इल्तुतमिश उस व्यक्ति को भी खत्म करा देते थे। मतलब सोचिए, तुर्कान ए चहलगामी कितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होगा, कितना पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन होगा कि ये किसी के खिलाफ गलत भी बता देते थे तो भी इल्तुतमिश उन्हें खत्म करा देता था, क्योंकि ये तो गुप्तचर एजेंसी थी बिल्कुल। ये इनका काम वही था जो षड्यंत्र कौन कर रहा है। तो लोगों को जब पता चलता था कि तुर्कान ए चहलगामी के मेंबर है तो लोग अक्सर उनसे डरा करते थे, क्योंकि उनके आदेश पर कुछ भी हो सकता था। तो तुर्कान ए चहलगामी नाम का ऑर्गेनाइजेशन इल्तुतमिश ने बनाया। नंबर 3, उलेमा वर्ग का गठन इल्तुतमिश के द्वारा ही किया गया। ये उलेमा कौन थे और उलेमाओं का रोल क्या था? आगे जाकर औरंगजेब के टाइम तक इन उलेमाओं का आप देखेंगे कि कितना ज्यादा डोमिनेंस एस्टैब्लिश हुआ। खुद गयासुद्दीन बलबन के टाइम पर भी ये उलेमा इस्लाम के विद्वान थे। जो भी कुरान के, हदीस के जो विद्वान लोग हुआ करते थे, जिन्हें कुरान अच्छे से आती थी, जिन्हें हदीस की शिक्षा अच्छे से आती थी, जिन्हें शरिया कानून वगैरह सब अच्छे से पता था, इल्तुतमिश ने इन लोगों के लिए वैकेंसी निकाली थी। और वो लोग आए, वैकेंसी निकालना इन द सेंस उन लोगों को ही भर्ती किया जाता था। उनका इंटरव्यू वगैरह, साक्षात्कार वगैरह होता था। जो सबसे माने हुए विद्वान थे कुरान के, उन सबको इल्तुतमिश ने अपने पास रखा और इल्तुतमिश ने बोला, भैया आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है, उलेमा संगठन, और आपका केवल एक ही काम है। काम क्या है, इसको जरा ध्यान से समझिएगा। काम यह है कि इल्तुतमिश डरा करता था कि वो कोई काम कर रहा है तो कहीं ऐसा ना हो कि वह गुनाहगार बन रहा कोई काम करके, कि खुदा की नजर में कोई गुनाहगार तो नहीं बन रहा, अल्लाह की नजर में कोई गुनाह तो नहीं कर रहा, तो उसके गुनाह की निगरानी कौन रखेगा? तो वो कोई इस्लाम का विद्वान ही रखेगा, क्योंकि उसको तो इस्लाम का नॉलेज था नहीं, कुरान का नॉलेज था नहीं। तो इसलिए उलेमा नाम का एक संगठन बनाया इल्तुतमिश ने कि वह अगर कोई काम ऐसा करे जो एंटी इस्लामिक हो, तो कम से कम ये उलेमा संगठन इसको रोकने का काम करे इल्तुतमिश को, और सही सलाह देने का काम करे ताकि ये कोई गुनाह ना कर दे खुदा की नजर में। इसलिए उलेमा संगठन, अब आप ये भी देख सकते हैं ये भी कितना महत्वपूर्ण संगठन हो जाएगा। ये फिर अपने हिसाब से इल्तुतमिश को सलाह दिया करते थे, और यही उलेमा संगठन था जिसके कहने पर औरंगजेब ने हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा था। और यही वह संगठन था जिसने अकबर के खिलाफ फतवा जारी करवाया था कि अकबर धर्मनिरपेक्ष शासक है। ये उलेमा कभी नहीं चाहते थे कि राजा आके धर्मनिरपेक्षता का काम करे। इन उलेमा ने ही भारत में
600-700 सालों तक जो कम्युनल एक्टिविटी हुई, उन एक्टिविटियों में सबसे बड़ी भूमिका इन उलेमाओं की रही है, क्योंकि इन्हीं के कहने पर जो शासक होते थे, जो सुल्तान होता था, वो काम इन्हीं के कहने पर करता था। तो इस तरीके से उलेमा संगठन की स्थापना की गई इल्तुतमिश के द्वारा। इल्तुतमिश ने चौथा और बेहद महत्वपूर्ण कार्य एक और किया, उसने भारत में पहली बार मकबरों का निर्माण करवाया। मकबरों का निर्माण कराने वाला यह भारत का पहला शासक था। मकबरे होते थे कि जो सूफी संत हुआ करते थे, जो उनकी कब्र होती थी, उन कब्र के ऊपर जो एक छत हुआ करती थी जिन्हें मकबरा बोला जाता था, और एक कब्र हुआ करती थी जो अच्छे महंगे महंगे पत्थरों से इन कब्रों को बनाया जाता था। इस पूरे को सामूहिक रूप से मकबरा बोला जाता था। आपको भारत में कई सूफी संतों के मकबरे मिल जाएंगे, और इन मकबरों का निर्माण सबसे पहले इल्तुतमिश के द्वारा ही किया गया था। इसलिए भी इल्तुतमिश परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, पांचवा काम इल्तुतमिश का, चूंकि इसका शासन इल्तुतमिश का 1210 से 1236 तक था, यानी 26 वर्ष शासन किया इसने भारत में। 1210 से 1236 तक इसका शासन था इल्तुतमिश का। इल्तुतमिश ने अगला काम किया, भारत में इक्ता व्यवस्था, इक्ता सिस्टम को प्रारंभ करके। क्या थी इक्ता सिस्टम? पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसको नोट भी करते चलिएगा वीडियो को पॉज करते करते। इल्तुतमिश ने जो इक्ता व्यवस्था चलाई, चूंकि इल्तुतमिश को विरासत में गौरी का और कुतुबुद्दीन ऐबक का एक बड़ा क्षेत्र मिल गया था, बड़ा एरिया पर यह सुल्तान था, दिल्ली से शासन करता था, दिल्ली इसकी राजधानी थी। तो वो इस चीज को समझता था कि हर व्यक्ति तक वो नहीं पहुंच सकता उनकी समस्याओं को सुनने के लिए, इसलिए उसने भारत के पूरे क्षेत्र को दो भागों में बांट दिया। एक भाग को इक्ता बोला गया, एक भाग को खालिसा बोला गया। एक्चुअली ये खालिसा क्षेत्र था, ये वाला एरिया को खालिसा बोला गया और इस क्षेत्र को इक्ता बोला गया। बड़े क्षेत्र को इक्ता बोला इल्तुतमिश ने। इस बड़े क्षेत्र को इल्तुतमिश ने कई सारे छोटे छोटे भागों में बांट दिया। कई छोटे छोटे भागों में इल्तुतमिश ने भारतीय क्षेत्र को बांट दिया और एक सेना के सेनापति के अंडर में एक क्षेत्र, मतलब जिलों में बांट दिया। आप समझिए, पूरे सल्तनत को जिलों में बांट दिया। कई सारे जिले हो गए। इसका एक प्रमुख, एक सेनापति हुआ करता था, जिसके दो काम थे। नंबर एक, जनता से एग्रीकल्चर का रेवेन्यू कलेक्ट करना, जनता से कृषि का राजस्व प्राप्त करना। नंबर दो, अगर किसी जनता को कोई समस्या हो रही है तो उस समस्या को इल्तुतमिश तक पहुंचाना। कोई बड़ी समस्या है तो इल्तुतमिश तक पहुंचाना, कोई छोटी मोटी समस्या है तो उसका निदान खुद कर देना। इस तरह से एक सेनापतियों की फौज इस पूरे क्षेत्र में तैयार की गई, इल्तुतमिश के द्वारा की गई। और इस तरह से इल्तुतमिश ने डिसेंट्रलाइजेशन, द रूल ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, शासन के विकेंद्रीकरण या विकेंद्रीकृत शासन को शुरू करने वाला यह भारत का पहला शासक था। तो दो क्षेत्रों में, एक थी खालिसा, ये यूनियन टेरिटरी थी, यह केंद्र शासित प्रदेश था, केवल इल्तुतमिश के डायरेक्ट अंदर में रहता था। यहां से जो भी रेवेन्यू कलेक्ट होता था वो शाही खर्च के लिए किया जाता था, जबकि बाकी क्षेत्र का जो रेवेन्यू हुआ करता था उससे वो क्षेत्र का ही डेवलपमेंट करने का काम करता था इल्तुतमिश। इस तरीके से शासन के विकेंद्रीकृत व्यवस्था को स्थापित करने वाला देश का पहला शासक इल्तुतमिश था और यही इल्तुतमिश की इक्ता व्यवस्था थी, यही इल्तुतमिश का इक्ता सिस्टम था। वर्ष 1236 में जब इल्तुतमिश की डेथ हुई तो उस समय उसके बेटे शासक बनने के योग्य नहीं थे। उसके बेटे हर वह बुरी चीजों में लिप्त थे जो इल्तुतमिश जिस चीजों को सहन नहीं करता था। इसलिए इल्तुतमिश ने जीते जी अपनी वसीयत का ऐलान कर दिया था कि वो उनके पुत्रों को शासक, उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र शासक नहीं बनेंगे। शासक चाहे जो बने लेकिन पुत्र शासक नहीं बनेंगे। और अगला वसीयत घोषित नहीं करी कि शासक एक्चुअली उत्तराधिकारी होगा कौन, ये नहीं बताया। और इल्तुतमिश की डेथ हो गई। इल्तुतमिश की डेथ के बाद जब लोगों ने उलेमाओं से पूछा, वही उलेमा जिसका नाम मैंने लिया कुछ समय पहले, इल्तुतमिश की डेथ के बाद जब उलेमाओं से पूछा गया कि इल्तुतमिश ने तो बताया नहीं उत्तराधिकारी कौन होगा, हाँ लेकिन ये जरूर बोला कि बच्चों को, उसके बेटों को शासक नहीं बनाना। तो ऐसे में अब हम क्या करें? तो उलेमाओं ने बोला कि उनकी ये इच्छा तो पूरी की जाए, बेटों को शासक ना बनाया जाए, लेकिन हम अपनी तरफ से बताते हैं शासक इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान को बनाया जाए। और इस तरह इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान
भारत की ही नहीं विश्व की पहली महिला शासिका वर्ष 1236 में बन गई। रजिया सुल्तान पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। रजिया सुल्तान के कार्य पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। बहुत ही संक्षिप्त 3 साल शासन किया इस महिला ने, लेकिन इस महिला ने अपने 3 साल के शासन में वो काम करके दिखाया जो कई पुरुष शासक के द्वारा भी नहीं किया गया था। वो हम देखते हैं क्या किया उसने। रजिया को समर्थन दिया उलेमाओं ने बोला कि रजिया बिल्कुल शासक बनने योग्य है और रजिया को ही शासक बनाया जाना चाहिए। वर्ष 1236 में रजिया भारत की अगली शासिका बनी, लेकिन रजिया सुल्तान विश्व की पहली महिला सुल्तान है, न केवल भारत की। इससे पहले किसी भी इस्लामिक वर्ल्ड में किसी महिला को शासन करने नहीं दिया गया था। रजिया शासक बनते ही, ध्यान दीजिए, यह शासक उलेमाओं के सहयोग से बनी, उलेमाओं के सहयोग से। तो उलेमा क्या काम करते थे, हमेशा रजिया को यह एहसास दिलाते रहते थे कि तुम शासक हमारे कारण बनी हो, ताकि वो हमारी बात मानते रहे, उलेमाओं की बात मानते रहे। रजिया ने शासक बनते ही न केवल बुर्का त्याग दिया बल्कि बुर्का पर से पाबंदी भी लगा दी। उसने बोला कि बुर्का पहनना कंपलसरी नहीं होगा महिलाओं का। महिलाओं की आजादी को लेकर के रजिया ने कई सारे कार्य किए। रजिया ने कई सारे फरमान सुनाए जो महिलाओं की स्वतंत्रता से जुड़े हुए थे। और ये बात कतई उलेमाओं को रास नहीं आई, क्योंकि उलेमा कहते थे कि हम कुरान के विश्लेषक हैं, हम कुरान के ज्ञाता हैं, और ये जो तुम काम कर रही हो ये एंटी इस्लामिक काम है। तुम्हारे पिताजी इतना डरा करते थे इन गलत कामों से कि वो हमसे पूछा करते थे, और ये तुम ने जो निर्णय लिया ये बिना हमसे पूछे निर्णय कैसे लिया। और बुर्का पर जो प्रतिबंध तुमने लगाया है उस प्रतिबंध को हटा दो, और महिलाओं को पर्दा नशी रहना चाहिए, बुर्के में ही रहना चाहिए, और तुम्हें भी बुर्का पहनना चाहिए। इस तरह से जब इन्हें बुर्का पहनने की बात की गई रजिया सुल्तान को, रजिया ने उलेमाओं का विरोध करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद रजिया ने कई सारे सैनिक मिशन, कई सारे सैन्य मिशन रजिया ने खुद के नेतृत्व से शुरू किया। कई सारे सैनिकों का नेतृत्व भी रजिया ने कई युद्धों में किया, जो ये बात भी उलेमाओं को पसंद नहीं आई। इसके बाद उलेमाओं ने रजिया से बोला कि वह मलिक याकूब नाम के व्यक्ति को सेना में न ले। यह एक अफ्रीकी व्यक्ति था मलिक याकूब, इसके संबंध उलेमाओं से अच्छे नहीं थे। उलेमाओं ने बोला कि रजिया से कि मलिक याकूब को पद पर ना बिठाए। तो रजिया ये जानती थी कि जो भी साम्राज्य के लिए अच्छा होता है उलेमा हमेशा उसका विरोध करते हैं। फिर उलेमाओं ने विरोध किया, बोला मलिक याकूब को मत बिठाओ पद पर कोई से। तो रजिया को समझ में आ गया कि जरूर मलिक याकूब में कोई अच्छाई होगी, इसलिए ये उलेमा उससे चिढ़ते हैं। तो इसलिए उसने न केवल मलिक याकूब को पद दिया बल्कि सेनापति का पद दिया। उसने मलिक याकूब को सेनापति बनाया रजिया सुल्तान ने। और यह देखना उलेमाओं के लिए बेहद ही शर्मिंदगी भरा था, क्योंकि उलेमाओं ने खुलेआम ये आदेश दिया था रजिया को कि मलिक याकूब को कोई भी सेना में पद न दे, और इसने उसको नीचा दिखाते हुए सीधे सेना के सेनापति का पद दे दिया। और इस प्रकार आप देखें कि रजिया और उलेमा बिल्कुल आमने सामने आ गए, और उलेमाओं ने खुले तौर पर रजिया का विरोध करना स्टार्ट कर दिया। उलेमा बाजारों में गए, उलेमाओं ने सार्वजनिक सभाएं ली, उलेमा लोगों के बीच गए, उलेमाओं ने जाकर लोगों को बताया कि हम कुरान के विद्वान हैं, इसलिए हम यह बतलाते हैं आप लोगों को कि जो भी महिला अगर शासन करती है तो वो महिला तो जहन्नुम में जाएगी जाएगी, जो उसका शासन झेल रहा है उसे भी जहन्नुम में जाना है। इसलिए तुम सब इस महिला का शासन झेल करके एक गुनाहगार बन रहे हो, और तुम सब भी जहन्नुम में जाओगे। तुम महिला का शासन कैसे झेल रहे हो? अब आप समझ सकते, जब जब उलेमाओं को यह लगा कि रजिया उनके काम आ सकती है तो उस समय उलेमाओं ने कोई गलत व्याख्या नहीं करी, तब महिला का शासन अच्छा था। लेकिन जब रजिया इनकी बात मानने से मना कर दी तो उलेमा लोगों के बीच जाकर कहने लगे कि आप सब भी गुस्ताखी कर रहे हैं जो उसका शासन झेल रहे हैं। तो लोग भड़क गए, लोगों को लगा कि उलेमा लोग जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही है, मौलाना लोगों को बहुत जानकारी होती है, रजिया एक गलत महिला है, और रजिया का विद्रोह होना लोगों के द्वारा चालू हो गया। लेकिन रजिया, छोटे मोटे विद्रोहों को रजिया ने दबाया, और उलेमाओं से रजिया के सीधे सीधे बुरे संबंध स्टार्ट हो गए, जो कि पहले से ही चल रहे थे, लेकिन इस घटना के बाद बहुत बिगड़ गए। उलेमाओं ने
अब यहां पर जब देखा कि लोगों को भड़काने के बाद भी रजिया पद से नहीं हट रही है, लोगों को भड़काने के बावजूद भी रजिया का कुछ भी बुरा नहीं हो रहा, तो अंत में उलेमाओं ने रजिया को जान से मारने की सुपारी या रजिया को खत्म करने का कॉन्ट्रैक्ट एक व्यक्ति को दिया और उसका नाम था अल्तुनिया। अल्तुनिया नाम के एक व्यक्ति को उलेमाओं ने यह सुपारी दी कि वो रजिया को जान से मार दे, और अगर इसने रजिया को खत्म कर दिया तो इसको एक बहुत बड़ा भारत का साम्राज्य ऐसे ही उपहार के रूप में अल्तुनिया को दे दिया जाएगा। अल्तुनिया बहुत खुश हुआ, अल्तुनिया बहुत एक्साइटेड हुआ। अल्तुनिया एक शिकारी व्यक्ति ही था और वो चाहता ही था, वैसे शिकार जंगलों में किया करता था, लेकिन किसी की हत्या के बदले में इतना बड़ा भारत का क्षेत्र उसको मिल रहा है तो अल्तुनिया पैसों के लिए कुछ भी कर सकता था। तो अल्तुनिया ने इस कॉन्ट्रैक्ट पर हामीनामा भर दिया, उलेमाओं से बोला ठीक है मैं रजिया को मार डालूंगा, बदले में आप अपना वादा याद रखना। और वादा यह था कि भारत का एक बड़ा क्षेत्र इनको देना था, किसको? अल्तुनिया को। तो अल्तुनिया दिन भर रजिया की निगरानी किया करता था कि कब रजिया अपने अंगरक्षकों के साथ नहीं रहती है, कब रजिया थोड़ा दूर रहती है, लोगों से अकेले रहती है, ताकि रजिया की हत्या की जा सके। यहां पर यह समझने लायक बात है कि एक बार रजिया शाम के समय शिकार, क्योंकि इसको पता था कि रजिया शाम को शिकार खेलने जाती, रजिया शाम को शिकार के लिए निकली, अल्तुनिया भी निकला, और अल्तुनिया ने जैसे रजिया का घोड़ा बाकी सैनिकों से अलग हुआ, अल्तुनिया ने रजिया को तलवार अड़ाकर गिरफ्तार कर लिया और रजिया को अपने साथ ले जाकर उसने जेल में बंद कर दिया रजिया को, और उलेमाओं से बोला कि तुम अपने वादे को याद रखना, मैंने रजिया को जिंदा गिरफ्तार किया है, मारा नहीं है अभी, और तुम अपने वादे को ध्यान रखना, मैं रजिया की हत्या करके आऊंगा तो तुम मुझे भारत का जो एक बड़ा क्षेत्र का शासक बना रहे हो वो वादा तुम याद रखना। उलेमाओं ने फिर से हामी भरी, उलेमाओं ने फिर से बोला ठीक है वो वादा हमें याद है। अल्तुनिया ने रजिया को बोला, अल्तुनिया ने रजिया को बताया कि ऐसी ऐसी मंशा और मैं तुम्हें मारूंगा तो मुझे क्षेत्र मिल जाएगा। तो रजिया ने यहां पर एक बेहद बड़ी चाल चली। रजिया ने बोला कि तुम अगर मुझे मार डालोगे तो तुम्हें एक भारत का थोड़ा सा छोटा सा क्षेत्र मिल जाएगा, इससे बेटर है कि तुम मुझसे निकाह कर लो, विवाह कर लो, तो तुम तो भारत के क्षेत्र के शासक ही बन जाओगे। अल्तुनिया को इससे अच्छा दूसरा कुछ समझ में ही नहीं आया, ये तो बहुत ही बढ़िया प्रपोजल था। रजिया ने अल्तुनिया से विवाह करने का प्रस्ताव रखा, अल्तुनिया ने इस प्रस्ताव को मान लिया और अल्तुनिया ने रजिया से विवाह कर लिया। अब आप समझ सकते हैं कि उसको मार डालने का था उसको कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन उसने भी कैसी चाल चली, उसे पता था कि पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है, तो बेटर यही है कि इसको और बड़ा लालच दिया जाए, और बड़ा लालच यह था कि भारतीय क्षेत्र का शासक बन जाएगा अगर वो रजिया का शोहर बन जाएगा तो उसने अल्तुनिया से विवाह कर लिया। और ये उलेमाओं के लिए और भी बुरी खबर थी, क्योंकि उलेमाओं की हर चाल रजिया फेल करती जा रही थी। उलेमाओं ने रजिया को खत्म करने का जो निर्णय लिया था यह निर्णय भी फेल हो गया और अल्तुनिया और रजिया का विवाह हो गया। उलेमा संगठन के लोगों ने फाइनली अब रजिया को भूल करके उलेमा अल्तुनिया को खत्म करवाना चाहते थे, क्योंकि इसी अल्तुनिया ने विश्वासघात किया, किसके साथ? उलेमाओं के साथ, अल्तुनिया ने। तो उलेमाओं ने अल्तुनिया को खत्म करने का निर्णय लिया और कुछ बाहर से ऐसे शिकारियों को बुलाया जिनका निशाना बहुत बेहतर हो, ताकि अल्तुनिया के विरुद्ध उनका निशाना ना चुके, और इस तरह वर्ष 1239 में अल्तुनिया की हत्या करवा दी उलेमाओं ने, और उसी वर्ष रजिया सुल्तान की भी हत्या इन उलेमाओं के द्वारा करवा दी गई, और वर्ष 1239 में रजिया सुल्तान की मृत्यु हुई, रजिया सुल्तान की हत्या हुई, उलेमाओं के द्वारा कराई गई। और उलेमाओं ने रजिया के बड़े भाई बहराम शाह को वर्ष 1240 में 1240 में बहराम शाह को भारत का शासक बनाया, और इस तरह यह रजिया, इल्तुतमिश और कुतुबुद्दीन ऐबक का दौर भारत से समाप्त हुआ। इसके बाद का जो कार्यकाल है हम लोग अगली कक्षा में देखेंगे। धन्यवाद।